बहुत लोगों का सपना होता है 100 करोड़ का अमाउंट टच करने का। क्या स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से 100 करोड़ पहुंचना सच में पॉसिबल है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप अगर स्टॉक मार्केट से लिंक्ड रहोगे तो ही आप पैसा कमा के जाओगे। कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट जर्नी करनी हो तो सबसे पहला माइंडसेट क्या होना चाहिए? सर, इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है पहले। ऐसी और क्या क्या मिस्टेक्स है जो आम लोग करते हैं, जो शायद हम जो देख रहे हैं वो ये मिस्टेक्स को रिपीट ना करें और बच जाए? अगर आपने वही 1 रुपये इन्वेस्ट किया है और आपको महीने का 25% मिल रहा है तो उस 1 रुपये की वैल्यू 10 साल में क्या होगी? 1 रुपया बनेगा 10 लाख रुपए 25% मंथली इन्वेस्टमेंट से। What are the returns that you give through trading? Anywhere around 20 to 25% per month. तो क्या सही तरीका होगा जहाँ पर मैं पैसा सेफ रखूं और मैं ग्रो भी करूं? 15,000 रुपए 15% की रिटर्न से 15 साल के निवेश करते तो 1 करोड़ रुपए हो जाता है। अगर आपको मार्केट के टॉप से 30% या फिर उसके ऊपर का करेक्शन मिल गया है, आने वाले 6 हफ्तों में स्प्रेड आउट करके आप अपना जो पैसा डेट में इधर उधर जहां भी पड़ा है सब हटाओ, इक्विटी में डाल दो। क्या होता है, लाइफ में जब अच्छा समय चल रहा हो तब निवेश कर लो, क्योंकि बुरा समय तो कहीं का नहीं छोड़ेगा और समय बदलता है। ये सबसे मजेदार बात है समय की। जब हम छोटे थे हम किसी को भी पूछते थे कि यार बड़े होके क्या बनेंगे, या कोई भी हमें पूछता था तो यार जो सामने वाले बोलते थे हम वो कर लेते थे। लेकिन जब पैसों की बात आती है, स्पेशली जब भी बड़ा पैसा कमाने की बात आती है या तो खुद के गोल्स की, बड़े गोल्स की बात आती है, तो यार हम किसी ऐसे पर्सन पे डिपेंड करते हैं जो वो ऑलरेडी कर चुका है। मैं इसीलिए आज का ये पॉडकास्ट आपके लिए लेके आया हूँ। आज के जो मेरे गेस्ट है ये मेरे मैनिफेस्टेड गेस्ट है। आज से महीनों पहले से मैं उनको अप्रोच कर रहा हूँ कि यार मुझे आपसे बात करनी है, क्योंकि सीधी सी बात है मैं वैल्यू देना चाहता हूँ इस चैनल पे। आपको भी पता है कि मैं ऐसे लोगों को लेके आता हूँ जो रियल सेंस में उन्होंने लाइफ में कुछ किया हुआ रहता है और उनकी एक्सपर्टीज, उनकी लर्निंग से आपको वैल्यू देते हैं। सो जो आज के हमारे गेस्ट हैं, इन्होंने CFA किया हुआ है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है और वो फाइनेंस की इंडस्ट्री में एक ऐसे एक्सपर्ट है जिनकी एडवाइस पे लाखों लोग भरोसा करते हैं। अनंत लड्ढा सर से आज मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट किया कि सर आप आइए और हमें बताइए कि अगर हमारे में से कोई भी जर्नी चालू कर रहा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिंग जर्नी चालू कर रहा है, तो कैसे वो अपना 1 करोड़, 10 करोड़ या 100 करोड़ की जर्नी बना सकता है। कैसे हमें इन्वेस्टमेंट अपना प्लान करना चाहिए और स्पेसिफिकली हमें क्या माइंडसेट रखना चाहिए, क्योंकि आज इंडस्ट्री में या इंटरनेट पे अगर आप जाओगे तो बहुत सारी जगह पर मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है। कोई बोल रहा है 25% बनेगा, कोई बोल रहा है नहीं यार इन्वेस्टिंग नहीं, ट्रेडिंग करना चाहिए। ये सारे कंफ्यूजन के बीच में हमें क्या करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या हमारा माइंडसेट होना चाहिए, यही सारी चीज़ें आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स वेलकम टुडेज गेस्ट अनंत लड्ढा सर। भैया थैंक यू सो मच, इतना प्यारा इंट्रोडक्शन दिया है आपने, और जो आपकी भी जर्नी वो भी काफी इंटरेस्टिंग। आई होप आपने अपनी खुद की जर्नी कवर कर रखी होगी। स्पेसिफिकली जो आपने 100 रुपए नोट वाली बात करी और प्रेसिडेंट साहब के साथ आपकी फोटो देखी, बहुत अच्छा लगा आपकी ग्रोथ को देखते हुए। और आप जो MCQ खेल रहे हो लाइफ में, हमेशा MCQ चलना चाहिए। एक बार आपकी इनकम सेटल हो जाए तो कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपकी आ रही है, एक भी किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं हो, मल्टीपल चीजें आपके लिए आज के दिन एवेन्यू ओपन है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके भैया, करते हुए थैंक यू सो मच। कुछ वैल्यू देंगे, ऐसी बात करेंगे जो शायद मैंने अभी से पहले बहुत ज्यादा नहीं करी है। कुछ नई बात करते और बिल्कुल बेस से बात करते, जो इवन जो पहली बार फाइनेंस के बारे में सुन रहा है उसको भी सब समझ आना चाहिए। 100% मैं वही चाहता हूँ, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है उसमें ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो शायद अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी आज से शुरू करेंगे। तो मैं पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू करनी हो तो सबसे पहला माइंडसेट क्या होना चाहिए, मतलब कैसे इन्वेस्टमेंट को अपनी लाइफ में देखें? सर, इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है पहले। आपको सबसे पहले लेना है अपना टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। अब मैं टर्म और हेल्थ की इंपॉर्टेंस इतनी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखिए, अगर आप इस दुनिया में नहीं रहे तो आपका टर्म इंश्योरेंस आपकी मदद करेगा, आपकी फैमिली की मदद करेगा, आपके आने वाली जनरेशन्स की मदद करेगा। एटलीस्ट आपकी एनुअल इनकम का 10 गुना से लेके 15 गुना के आसपास का आपका मिनिमम टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, जो आपके ना रहने पे फाइनेंशियली आपकी फैमिली को सपोर्ट करके देगा। करेक्ट। सेकंड, आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, जो बहुत बेसिक है। ये होता क्या है, बेसिक बातें ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो जब बार बार बताई जाती है अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू तो आपको समझ आती है। रिसेंटली मेरा एक दोस्त था, वो इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रखा था बिकॉज उसको लगता था कि भाई मेरे पास बहुत पैसा है। वो अच्छी खासी जॉब कर रहा था, CA में रैंक होल्डर रहा है हमारे समय का। मेरा बहुत प्यारा दोस्त था, बहुत अच्छा दोस्त था, बहुत अच्छा पढ़ रहा था, रैंक होल्डर था, अच्छी जॉब लगी हुई थी। उसके अभी एक रेयर डिजीज आ गई है। अब वो रेयर डिजीज में उसको रफली 50 लाख रुपए साल का खर्चा लगने वाला है। अब अगर जो उसकी इनकम थी, जिस तरीके का वो पैसा कमा रहा था, अगर उसने वो हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया होता, हमें क्या लगता है कि यार मुझे क्या हो सकता है,
हम अपनी लाइफ में अपने खुद के रिलेटेड इतना सिक्योर रहते हैं कि हमें कुछ हो सकता है ये हम सोचना भी नहीं चाहते। हम कहते हैं ना थिंक पॉजिटिव थिंक पॉजिटिव थिंक पॉजिटिव। अरे सलाह मैं थिंक पॉजिटिव करूंगा तो मैं कैसे सोचूंगा कि मेरी तबियत खराब होगी? मैं सोचूंगा ही नहीं। जब आपने सोचा नहीं कि आपकी तबियत खराब हो रही है और कुछ ऐसा इवेंट हो गया जिसमें आपको 50 लाख रुपए 25 लाख रुपए साल की जरूरत है और रिकरिंग जरूरत है और आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ खराब हो जाती है। करेक्ट। और आपकी नहीं, आपकी फैमिली की भी खराब होती है। तो आप मदद लीजिए किसी की। आपको लगता है कि यार मुझे नहीं पता, किसी की मदद लीजिए। आपको पता है, आप खुद सेल्फ स्टडी करके दीजिए। बहुत सारे पॉडकास्ट अवेलेबल है, वीडियोस अवेलेबल, वीडियोस देखिए। पर सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस को सॉर्ट कीजिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट की तरफ जाइए। जब आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले आप बहुत अच्छा कर रहे हो लाइफ में, ये मैंने मान लिया है। देखिए क्या होता है जब यंग जनरेशन इन्वेस्ट करती है ना, जो सबसे मेन इशू मेरे को मिला है वो ये कि भाई मैंने मेरी लाइफ में फड़ा है, करियर में अच्छा किया है, मैं मेरे फ्रेंड सर्कल का शाहरुख खान अपन ही है, तो क्योंकि मेरे को लाइफ में इतना सही होने की आदत हो गई है कि मैं अपने आप को गलत नहीं देख सकता। करेक्ट। इन्वेस्टिंग का पहला रूल ही होता है कि आप गलत होगे, आपको अपनी गलती माननी है, गलती को खत्म करना है, फिर वापस से स्टार्ट करना है। पर क्योंकि मुझे मेरी लाइफ का शाहरुख खान बनने की बहुत आदत है कि भैया मैं तो किंग हूँ, मेरे लाइफ में सब कुछ सही होगा, मैं गलती करूंगा ये मुझे एहसास ही नहीं हो रहा। ये आपकी सबसे पहली गलती। तो आप ये मान के चलो कि आप गलतियां करोगे। इन्वेस्टमेंट एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं है। उस जर्नी को आपको जीना है, उस जर्नी को जीने के लिए गलतियां करते रहनी है, लोगों से सीखते रहना है। स्टार्टिंग में जब हम यूथ होते हैं हमें थोड़ा सा ईगो बहुत हाई होता है। करेक्ट। अगर आपको ये लगता है, फॉर एग्जाम्पल ये लाइन आप इन्वेस्टमेंट के लिए लगा लो चाहे लाइफ के लिए लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये लगता है कि आपको किसी की जरूरत नहीं, तो ये आपका वहम है। और अगर आपको ये लग रहा है कि सबको आपकी जरूरत है, तो ये आपका वहम है। तो अहम भी अच्छा नहीं है, वहम भी अच्छा नहीं है। लोगों की एडवाइस लीजिए, लोगों से सुनिए। अगर आपके पापा है घर पे, इवन अगर वो कह रहे हैं कि यार आप एफडी करो, मैं कहता हूँ वो एफडी सही कह रहे हैं। 6 महीने के आपके एक्सपेंडिचर इतना पैसा आपके एफडी में रहे तो बहुत अच्छा है। आपको अपनी ऊपर वाली जनरेशन की बात सुनिए, उनसे ग्रास्प कीजिए, आज के जो ऑप्शन है उसको एक्सप्लोर कीजिए, फिर अपनी खुद की जर्नी स्टार्ट कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पिताजी जो कह रहे हैं या आपके दादाजी जो कह रहे हैं वो 100% सही है। वो अपनी मैं कहता हूं कि आपकी लाइफ में सबसे बड़ा वेलविशर आपके माँ बाप होते हैं। करेक्ट। वो ऐसे लोग हैं जो आपको गलत होते हुए देखना नहीं चाहते। वो ऐसे लोग हैं, आपका जो पिताजी होते हैं वो आपको एडवाइस देना उस दिन बंद कर देंगे जिस दिन उनको लगेगा कि भाई ये अच्छा कमा लेगा, ये सक्षम है, ये कुछ गड़बड़ नहीं करेगा, ये लाइफ में ब्लैकआउट नहीं हो जाएगा, खत्म नहीं हो जाएगा। जिस दिन उनको ये विश्वास हो गया वो आपको एडवाइस देना बंद कर देंगे, उस दिन आप मिस करोगे वो एडवाइस। करेक्ट। और अगर बाय चांस अगर आपकी लाइफ में पापा की इंपॉर्टेंस समझनी है, अपने उस दोस्त से समझेगा जिसके पापा आज शायद दुनिया में नहीं है। मतलब ये साला एक ऐसे आदमी है जिनकी इंपॉर्टेंस हमें उनके जाने के बाद एक्चुअली रियलाइज होती है। सो अपने पापा के साथ बैठिए, फैमिली के साथ बैठिए, उनकी नॉलेज जो उनकी गलतियां है 25-50 सालों की, वो गलतियां को लीजिए, फिर अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए। सर ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ आपने एकदम स्टार्ट में बता दी और 2 वैल्यू एडिशन आपने दे दिया। सबसे पहले तो आपने बता दिया कि मेडिक्लेम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 100%। आज मैं कितने सारे ऐसे यंगस्टर्स को देख रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं लोगों को जब भी मिलता हूँ मैं बोलता हूँ ना कि भाई आप क्या करते हो इन्वेस्टमेंट को लेके, तो उनको खुद को ये नहीं पता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में मेडिक्लेम लिया है कि नहीं, टर्म इंश्योरेंस लिया है कि नहीं, लेकिन उन्होंने ये कुछ छोटे मोटे एप्लीकेशंस डाउनलोड करके इन्वेस्टमेंट करते, न्यूज़ देखते, ट्रेडिंग वगैरह के अंदर बहुत ज़्यादा गलत तरीके से चले जाते हैं। मैं उन लोगों को हमेशा यही बोलता हूँ कि यार होशियारी तो आप दिखाते हो कि यार मैंने इतना इन्वेस्ट किया, देखो इतना बन गया, लेकिन एक बार गलती से बीमारी आ गई किसी, तो ये सारी की सारी चीज़ें चली जाएगी। तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी कि मेडिक्लेम लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा आपने इंपॉर्टेंट ये बताया कि आप अपने पेरेंट्स की सुनिए। लेकिन सर आपके फैमिली में जहाँ तक मैं जानता हूँ प्रिविलेज्ड हो आपकी, चलो आपके जनरेशन्स फिनेंस नॉलेज में है, लेकिन आज बहुत सारे फैमिलीज़ ऐसी है जिनको पता तक नहीं है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए। अगर मैं लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे मॉम डैड अंकल आंटी को पूछूं तो उनके टाइम पे तो लाइक यही होता था कि नहीं नहीं बेटा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट मत कर, स्कैम है, पैसा डूब जाएगा, तुझे नहीं समझेगा। कुछ मिथ्स, कुछ पैटर्न उन्होंने अपने दिमाग में बनाई रहती है, उनके एक्सपीरियंस है। तो पेरेंट्स को कैसे समझाया जाए कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, सही जगह पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ये गैप बहुत सारे फैमिलीज़ में आता है। सर मेरे को लगता है हमें ना दो बीमारियां है और वो सब इंडियंस को है। पहली कि हमें ये लगता है कि हमें बहुत पता है, ये फिर भी छोटी बीमारी। बड़ी बीमारी कि हमें लगता है सामने वाले को कुछ नहीं पता है, उसको कुछ भी नहीं पता। तो अगर आपको ये लग रहा है ना कि आपके पिताजी जिन्होंने अपनी 50 साल की उम्र पूरी कर दी उनको कुछ भी नहीं पता, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। हो सकता है उनको आज की अपडेटेड क्रिप्टो के बारे में नहीं पता होगा, उनको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में नहीं पता होगा, पर उनको पता है इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, बेसिक्स उनके क्लियर है। अगर आपके पिताजी गोल्ड में निवेश कर रहे थे, पिछले 1 साल में किसने रिटर्न दिया है? अगर आपके पिताजी प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे थे तो पिछले 6 सालों में कहाँ पे रिटर्न आया है? सो वो गलत नहीं है, वो अलग है।
उनकी स्टाइल अलग है, हमारी स्टाइल अलग है, और आप अपनी स्टाइल को सही प्रूव कर सकते हो सिर्फ 2 तरीके से। पहला, जो आप इन्वेस्टमेंट करो खुद का करो। आप ये मत बोलो कि भाई आपको पता तो कुछ नहीं, बस पैसा दे दो मेरे को, फंड कर दो। भाई वो फंड नहीं करेंगे आपको, क्योंकि आप जब तक खुद के पैसे पे रिस्क नहीं लोगे, आपको पैसे लूज करने का दर्द नहीं होगा। जब तक आपको दर्द नहीं होगा तब तक आपको उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता होगी। एक बार आपने अपने खुद के पैसे को ग्रो कर दिया, सबसे पहला जो बंदा आपको पैसा देगा वो आपके घर वाले होंगे। बट आपको पहले अपने खुद के पैसे पे सही काम करके दिखाना पड़ेगा। करेक्ट। बिना रोए तो माँ बच्चे को भी दूध नहीं पिलाती। आप ही समझो कि आपको फ्री फंड का पैसा मिलेगा, आपके दोस्त सपोर्ट करेंगे, आपकी फैमिली सपोर्ट करेगी, रिलेटिव सपोर्ट करेंगे। हम रिलेटिव्स को गालियां देते हैं, वैसे वो होते भी है कई सारे जो गाली के लायक होते हैं, बट स्टिल आप सबको साइड में रखिए। आप खुद अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए, अपनी जर्नी स्लोली एंड स्टडीली स्टार्ट कीजिए। स्टार्टिंग में हमें हायाबुसा पे नहीं बैठना है, स्टार्टिंग पे हमें पैदल चलना है। जितना स्लो स्टार्ट करोगे उतना आप लंबा चलोगे, जितना तेज स्टार्ट करोगे उतना जल्दी आपका पेट्रोल खत्म हो जाएगा। हो सकता है हायाबुसा बहुत तेज चलती हो, पर उसका पेट्रोल जल्दी खत्म होता है। अगर आप नॉर्मल एक कोई छोटी सी हीरो होंडा की बाइक लेके जाओगे, उसमें पेट्रोल लंबा चलता है, माइलेज ज्यादा मिलता है। मुझे माइलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग में। मैं कह रहा हूं आपके लिए स्पीड भी इंपॉर्टेंट होगी, पर स्पीड के मैं आपको टोटल 4 पैरामीटर्स दे दूंगा। जब वो 4 पैरामीटर्स आपको मिल रहे हैं, वो उससे हम आगे के कन्वर्सेशन में बात करेंगे। जब ये 4 में से एक भी पैरामीटर आपको मिले तो आप अपनी स्पीड बढ़ा दीजिए। मतलब फिर आप किसी की मत सुनिए, वो आपकी लाइफ में लाइफ चेंजिंग मौका होने वाला है। आपकी लाइफ में आप अपने फाइनेंशियल टर्म्स में 10 साल आगे जा सकते हो। ऐसे आपको लाइफ में 2 से 3 मौके मिलेंगे। वो 2 से 3 मौके में ये 4 सिचुएशंस में से एक सिचुएशंस आपके सामने हो रही होगी, जो हम डिस्कस कर लेंगे। अमेजिंग अमेजिंग। तो सर पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल आज किसी ने चलो डिसाइड कर भी लिया कि मैं इन्वेस्टमेंट करना आज से चालू करूँगा, मैं अभी तक कुछ नहीं कर रहा था लेकिन मैं अभी आज से चालू करूँ, तो क्या सही तरीका होगा जहाँ पर मैं पैसा सेफ रखूँ और मैं ग्रो भी करूँ? सर देखो, सेफ और ग्रोथ साथ में नहीं आएगा, आपको चूज करना पड़ेगा अपना टाइम होराइजन। मैं कहता हूं शॉर्ट टर्म में इक्विटी सबसे ज्यादा रिस्की है, लॉन्ग टर्म में एफडी सबसे ज्यादा रिस्की है। क्योंकि एफडी रिस्की क्यों? आप बोलोगे यार एफडी तो मेरे को 7% पैसा दे रही है, 8% पैसा दे रही है। भाई लॉन्ग टर्म में आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है, क्योंकि अगर आपने इन्फ्लेशन को बीट नहीं किया तो आप फंसते जा रहे हो। आज से 30 साल पहले मेरे घर पे 1 लीटर दूध कितने में आता होगा बताओ? 30-40? अरे नहीं 30-40 तो अभी आता है अभी सर। आ रहा है, आप हाँ। सर बड़े आदमी हो सर, आपको आपके पास दूध भी अंबानी वाला आता होगा सर, तो आपको पता नहीं है। 30 साल पहले आता था 5-1 रुपए का, आज आता है 50 रुपए का। आज से 30 साल बाद कितने का हो जाएगा दूध? 150, 200, 300। बस यही हमारी कैलकुलेशन में दिक्कत है। 30 साल पहले 5 रुपए का था, आज 30 रुपए, अब 50 रुपए का है। 5 से 50 हुआ 30 साल में, अभी 50 से 500 होगा। ये बोलने में हमें डर लगता है, हमें लगता है 100 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, बट अगर सेम इन्फ्लेशन चला तो वो 500 भी होगा, क्योंकि वो 10 टाइम्स हो रहा है एवरी 30 ईयर्स में। ये है इन्फ्लेशन जो आपको खा रहा है आपके पैसे को। ये सबसे बड़ा दुश्मन है आपके पैसे का, क्योंकि ये सबसे बड़ा दुश्मन है। आपको इसको बीट करना है लॉन्ग टर्म में। अगर आपका पैसा एफडी में पड़ा है, इंडिया जैसी कंट्री में आप हमेशा बर्बाद हो गए। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? इंडिया में अभी तक सब जगह कंपाउंडिंग हुई है, अब होगी कंपाउंडिंग पॉपुलेशन में। आपको लग रहा है कि यार पॉपुलेशन इंडिया की 150 करोड़ होगी, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, और अब ये भी कंपाउंड होगा। क्यों भैया? 150 करोड़ लोग, फिर 150 से क्या 200 होने में टाइम लगेगा। आपको अपनी कैपेसिटी पता है, आपको इंडियंस की कैपेसिटी पता है, आपको इंडियंस का जोश पता है। अब आप बताओ क्या 200 से 250 करोड़ होने में टाइम लगेगा? तो वो कंपाउंडिंग आपकी जब पॉपुलेशन पे होनी स्टार्ट होती है। एग्जाम्पल लीजिए ऐसी कंट्रीज का जहां पे कंपाउंडिंग हुई है पॉपुलेशन की। आपका पैसा किसी भी एसेट क्लास में पड़ा है, आप कमा के निकलोगे। अगर आपका पैसा कैश में पड़ा है, एफडी में पड़ा है, बैंक में पड़ा है, आप पछता के निकलोगे। अब किसी भी एसेट क्लास का मतलब क्या हुआ? इक्विटी में रख लो, बॉन्ड्स में भी रख लो, फॉर अ चेंज। बॉन्ड्स में भी आप कमा के निकलोगे इवेंचुअली। इक्विटी में, बॉन्ड्स में, प्रॉपर्टी में, म्यूचुअल फंड्स में, कोई एसेट एलोकेटर फंड में, सिल्वर में, जो मर्जी पड़े। आपको क्रिप्टो दिख रहा है कि यार नहीं मेरे को क्रिप्टो खैर इंटरनेशनल एसेट है, बट फिर भी अगर आपका किसी भी एसेट में पैसा पड़ा है, आप इवेंचुअली कमा के निकलोगे। अगर आपका पैसा कैश में पड़ा है, ऐसी इकोनॉमी में जहां पे पॉपुलेशन एक्सप्लोड होने वाली है, आप बर्बाद होकर निकलोगे। आपको स्टार्ट करनी है अपनी जर्नी, आप 3 चीजों से स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले आपका एक फंड होना चाहिए जो इमरजेंसी के लिए रेडी हो रहा है। उसमें आप महीने का 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 2,000 रुपए, जो आपको लगता है आप निवेश कीजिए, और उसमें अपनी पापा की सुनिए, वो एफडी में डालिए। एफडी में नहीं तो बैंक में ही रहने दीजिए, मेरे को उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका जितना एक्सपेंडिचर आने वाले 6 महीने में होने वाला है, उतना पैसा आपको अपने इमरजेंसी फंड में रखना है। उसको हम धीरे धीरे करके बिल्ड कर देंगे। ये हमारा पहला हो गया। सेकंड, आपको अपना एक गोल बनाना है। सिंपल सा एक गोल बनाइए। अगर मैं यहाँ पे अभी क्या हुआ था, मैं और भैया मेरे को आप लेने आए थे। अब हमें दिक्कत क्या आई, ये मेरे को लेने आया, मेरे को पता नहीं था कौन से डायरेक्शन से आ रहे हैं, बट मैंने सोचा बैठे टाइम पास करें, क्या करें। तो वहाँ पे गार्ड साहब थे हमारे, तो मैं जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर पे था। मैंने उनसे पूछा भैया ये रास्ता किधर जाएगा?
उन्होंने कहा यार भैया आप अगर इधर जाओगे तो आप सीधा अभी बोरीवली साइड जा रहे हो तो आप उल्टी साइड जा रहे हो। मैंने कहा ये रास्ता, ये बोला आपको बांद्रा स्टेशन ले जाएगा। मैंने कहा ये रास्ता ये आपको साउथ मुंबई ले जाएगा। फिर मैंने पूछा भैया ये रास्ता, उन्होंने मेरे से पूछा भैया आपको जाना कहाँ है। मैंने कहा वो मुझे नहीं पता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भैया रास्ते कहाँ जाते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता आप कहाँ से आ जाओगे। इन द सेम वे अगर आपको लाइफ में ये नहीं पता कि आपको कहाँ जाना है, कोई भी रास्ता पकड़ लिए कहीं ना कहीं तो पहुंच जाएंगे। बट हमें चाहिए एक रास्ता, हमें चाहिए एक डायरेक्शन, हमें चाहिए एक गोल। तो पहले अपनी लाइफ का एक गोल बनाइए, छोटा बड़ा आप बना लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 15,000 रुपये 15% की रिटर्न से 15 साल के लिए निवेश करते तो वो 1 करोड़ रुपए हो जाता है। सिंपल सी मैथ्स है, रूल ऑफ 15 है। और यही पैसे को अगर आप 30 साल के लिए निवेश करते हैं 15%, 15,000 रुपये पर मंथ 30 साल के लिए, आपको ये 10 करोड़ रुपए पैसे बना के देता है। आप एक गोल बना लीजिए, मुझे इस गोल के लिए इस समय इतना चाहिए, उसके लिए SIP स्टार्ट कीजिए। आपको लगता है कि यार 15,000 रुपये मेरे लिए डिफिकल्ट है, 500 रुपये से स्टार्ट कीजिए। आपको लगता है 500 मेरे लिए डिफिकल्ट है, 100 रुपये से स्टार्ट कीजिए, पर स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करना सबसे पहला और सबसे डिफिकल्ट टाइम होगा। तो एक बार आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की SIP स्टार्ट कीजिए, फिर आगे आगे देखते जाइए, सारी सिचुएशंस आपके लिए बनती जाएगी। अमेजिंग अमेजिंग। कहाँ फिर ज़्यादा, क्योंकि आपने एसेट क्लास तो बहुत सारे बताए कि हम इक्विटी में भी डाल सकते हैं, म्यूचुअल फंड में भी डाल सकते हैं, SIP कर सकते हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें, बॉन्ड में भी आपने बताया। तो कौन सा मुझे देखना चाहिए सबसे पहले? लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं बिगनर हूँ, आज से मैं चालू कर रहा हूँ, तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट कहाँ जाए? सबसे पहला आपके इमरजेंसी फंड के लिए होगा, जहाँ पे आप FD में रख सकते हो या डेट फंड्स में रख सकते हो। सेकंड आपका म्यूचुअल फंड इक्विटी SIPs में होगा। इक्विटी SIP के लिए आप एक बार स्टार्ट करने के लिए फ्लेक्सी कैप फंड ले सकते हो या मल्टी कैप फंड ले सकते हो, दोनों बेस्ट है, दोनों परफेक्ट है आपके लिए। थर्ड, आपको अपने गोल्स के लिए, अगर कोई बच्चे की एजुकेशन के लिए फॉर एग्जांपल देख रहे हो, आपके बच्चा हो चुका है, मेरे फॉर एग्जांपल देविक है, देविक जिस दिन पैदा हुआ था जैसे उसका आधार कार्ड बना था उसकी SIP चल रही है। मैं ये भी गारंटी से बोल सकता हूँ, मैं कभी अपने कोई नंबर्स नहीं बोलता, कभी शो ऑफ नहीं करता, बट जितना आज के दिन देविक का कॉर्पस हो चुका है, बहुत सारे लोगों से बहुत ज़्यादा होगा वो, उसकी SIP चल रही है। आप बोलोगे अनंत आपको क्या जरूरत है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। भैया क्या होता है लाइफ में, जब अच्छा समय चल रहा हो तब निवेश कर लो, क्योंकि बुरा समय तो कहीं का नहीं छोड़ेगा। करेक्ट। और समय बदलता है, ये सबसे मजेदार बात है समय की। तो अपना अगर अभी ठीक समय चल रहा है भगवान की कृपा से, तो इस समय निवेश कीजिए। मैंने मेरे बच्चे के लिए कर रखा है, आप ऐसे गोल्स बना के निवेश कीजिए। अगर आपका 10 साल के ऊपर का गोल है तो स्मॉल कैप फंड्स में निवेश कीजिए। एक बार आपका लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप फंड्स की कैटेगरी पूरी हो गई है, इंटरनेशनल फंड्स में निवेश कीजिए। अगर आपके पास पोर्टफोलियो थोड़ा बड़ा है और थोड़ा डिफेंस से स्टार्ट करना है, SIF एक नया ऑप्शन आई है, SIF में करिए। आपको बॉन्ड बाय करना है, ये कोई पेड प्रमोशन, कोई पेड एडवाइस, कोई टिप नहीं है। मेरे को विंट वेल्थ एक प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है, बिकॉज विंट वेल्थ पे काफ़ी सारे बॉन्ड्स आपको इंडिया के मिल जाते हैं, जहाँ पे जाके आप स्टडी कर सकते हो। आप विंट वेल्थ पे जाके स्टडी कर सकते हो, वहाँ पे आपको बॉन्ड्स मिल जाएंगे, डिफरेंट कैटेगरीज के मिल जाएंगे। कौन सी बैंक में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहा है ये भी मिल जाएगा आपको, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स मिल जाएगी, वहाँ पे आप देख सकते हो। जब ये सब कुछ हो गया, फिर आप ट्रेडिंग में जा सकते हो। आपको लगता है मेरे को ट्रेडिंग अच्छी लगती है, आप ट्रेडिंग में जा सकते हो। इंडियन मार्केट की आपको सबसे पहले स्टॉक्स की ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, स्विंग ट्रेडिंग से। आपको लगता है स्विंग ट्रेडिंग मेरे को आ गई, अब आप फ्यूचर ऑप्शंस में जा सकते हो। आपको फ्यूचर ऑप्शंस आ गया, आप क्रिप्टो में जा सकते हो। आपको क्रिप्टो आ गया, आप क्रिप्टो के फ्यूचर ऑप्शंस में जा सकते हो। तो सारी सिचुएशंस बढ़ती जाएगी। आपको अपना पहला स्टेप लेना है, वो है 100, 500, 1000 रुपए की SIP। परफेक्ट। एक बार पैसा बन गया तो पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए तो आपने बहुत सारे रास्ते बता दिए। अब मैं बात करना चाहता हूँ थोड़ा कि पैसा बनेगा कैसे। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई यंगस्टर है, अपना करियर चालू कर रहा है, पहले उसे फोकस कहाँ करना चाहिए? क्या उसका सबसे पहला सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए? मतलब क्या वो जॉब होना चाहिए, क्या वो बिजनेस होना चाहिए, क्या वो साइड हसल होना चाहिए, या वो सारी चीज़ें छोड़ करके वो ट्रेडिंग या ऐसा कुछ, ऐसी कोई चीज़ में चले तो जाए? अगर आपके पास फैमिली का बैकग्राउंड है जो बिजनेस में, मैं बहुत सारे बच्चों को काउंसिल करता हूँ, स्पेसिफिकली CAs को बहुत काउंसिल करता हूँ, CA की नेशनल कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ और पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। अगर आपके पास फैमिली बैकग्राउंड है और आप नीचे से स्टार्ट करने की जगह यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से स्टार्ट करो, बेटर है। अगर आपके पास फैमिली बैकग्राउंड है, फैमिली बिजनेस है और फैमिली बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है, वो ग्रोथ हो सकता है, तो आपको एक एलिवेटेड जगह मिल रही है, आप बिजनेस से स्टार्ट करो। अगर आपके पास बिजनेस का कोई नहीं है तो आपको सबसे पहले एक जॉब लेनी है जहां से आपको रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम आएगा। एक बार रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम आ गया तो एक्स्ट्रा टाइम करते हुए आपका जो बिजनेस है वो आपकी गर्लफ्रेंड है, उसको आपको ओवर टाइम करके संभालना है। एक बार आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो वाइफ बनने की स्टेज पे आ गई कि यार अब मेरे को यहाँ से रेगुलर इनकम आ रहा है, वो मेरे को सपोर्ट कर रही है, मेंटली सपोर्ट कर रही है, मेरे को वहाँ पे पीस ऑफ माइंड मिल रहा है। देखो गर्लफ्रेंड में आपको पीस ऑफ माइंड नहीं मिलता, वहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ती है, भागना पड़ता है, रात में 2-2 बजे तक भागोगे, सुबह 6 बजे वापस जाओगे। अगर वो बुलाएगी तो रात में वो रोकेगी तो आपको रुकना भी पड़ेगा, अगर रात में नचाएगी तो नाचना भी पड़ेगा। तो दिस इज योर बिजनेस, जो आप अपनी दिन में तो काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे काफ़ी सारे लोग होंगे जो जॉब करते होंगे, तो आप दिन में जॉब करते हो 9 से 6 की, फिर शाम को गर्लफ्रेंड को टाइम देते हो। गर्लफ्रेंड क्या है, रात में मेरे को काम है, ये काम जा स्टेशन में लेके आ मेरे भाई को, तो वो लेके भी आते हो, तो वो मेहनत करते हो आप ओवर टाइम में। तो ये हो गया आपका बिजनेस जो आप ओवर टाइम कर रहे हो। एक बार आपकी गर्लफ्रेंड फाइनल होगी, भैया मेरे को इससे शादी करनी है, फिर आप अपनी जॉब छोड़ो,
गर्लफ्रेंड पे फोकस करो, उससे शादी करो, फिर उसके बाद पूरा घर बसाओ, पूरा बिजनेस बसाओ, आगे चलते जाओ, पर पहले रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम रखो। बिजनेस इंडिया में क्या चलते हैं, मेरे को जितना समझ आया ना, बिजनेस 3-4 ही है मेन जो इंडिया में चलते हैं। सबसे पहले अगर आप रिटेल को कुछ माल बेच सकते हो, इंडिया में चलेगा, क्योंकि इंडिया में पब्लिक बहुत है। अगर आपका रिटेल का प्रोडक्ट है तो रिटेल का, ये खैर आप मुझसे ज़्यादा जानते हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक तो रिटेल का काम बिकेगा। रिटेल में आप कभी भी नहीं मात दोगे। रिटेल का अगर आपका काम है तो आप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मेरे पास घर पे रोटी के लिए पैसा नहीं है। रिटेल में आप हमेशा चमकते रहोगे। सेकंड, अगर आप प्रोफेशन हो, प्रोफेशनल एडवाइस दे सकते हो, ये भी बिजनेस है, प्रोफेशन आप बोल सकते हो। अगर आप प्रोफेशनल एडवाइस दे सकते हो और लोगों की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एडवाइस दे सकते हो, लॉयर हो गया, सीए हो गया, फाइनेंशियल एडवाइस हो गया, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, या फिर कोई भी चीज जिससे आप लोगों की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, उनको कोई प्रोडक्ट नहीं दोगे, बट अगर आपने, आजकल तो इवन आप अगर काउंसलर बन जाते तो उसके भी पैसे मिलते हैं भाई साहब। अगर आप ट्रेनर बन जाते हो उसके भी पैसे मिलते हैं। अगर आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो प्रोफेशन वाइज में, तो वहां पैसा है। थर्ड पैसा है B2B में, पर वो सबसे डिफिकल्ट है। वहां पे जो टैम है वो बहुत कम है, बहुत कम लोग हैं, और उन कम लोगों तक पहुंचने के लिए मेहनत बहुत ज्यादा है। पर एक बार आपको एंट्री मिल गई तो सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है वहां पे, कि एक बार एक क्लाइंट मिल गया आपको, बड़ा अडानी अंबानी कोई चमक गया तो आपका वो चलता जाएगा। पर वो अडानी अंबानी चमकने तक 1000 छोटे अंबानी से आपको गुजरना पड़ेगा, उनकी गालियां सुननी पड़ेगी, तो दैट इज डिफिकल्ट। और फोर्थ आता है सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया एक हो चुका है, आप कुछ भी करते हो, मैं कहता हूं आप तीनों काम करते हो। अगर तीनों काम की ग्रोथ चाहिए, मार्केटिंग चाहिए फ्री की, तो सोशल मीडिया पे आ जाओ। तो ये 3-4 चीजें जो चल जाती है। आप बताओ भैया क्या चलता है इंडिया में, बिजनेस में क्या चल रहा है? इंडिया में बिजनेस में आज की तारीख में तो एआई में बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं। 100% एआई पे लोग ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि हर बिजनेस भले छोटा हो या बड़ा हो, हर बिजनेस के अंदर लोग एआई को इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे वो बेचारा बैठ के रो रहा है कि यार हमारा बिजनेस कम होने वाला है। भले वो कोई भी बिजनेस हो, भले वो रिटेल हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सब लोग जॉब से निकाले जा रहे हैं। राइट। भले वो, बट टीसीएस और ये सब बड़ी कंपनी ना निकाल भी रही है और हायर भी कर रही है। फ्रेशर्स लेवल पे हायर कर रही है और टॉप लेवल पे निकाल रही है। एसेंचर्स ने अभी 60,000 की न्यूज़ आई थी उनकी। बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन है इंडिया के लिए। एब्सोल्युटली, लेकिन हो जाएगा धीरे धीरे। सो भाई मुझे एक चीज़ बताइए, हम बिजनेस के बारे में तो बात कर रहे हैं, अभी बिजनेस में भी बहुत लोग सोचते हैं कि पैसा एक बार आ गया, मैं बिजनेस पे फोकस करूंगा, पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए डाइवर्सिफाई कहाँ पर करें। मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं यार पैसा आ गया तो मैं स्टॉक मार्केट में नहीं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं गोल्ड में डाल दूंगा, कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देगा, कोई कहीं और इन्वेस्ट कर देगा। तो उनके लिए एज अ बिजनेस पर्सन, उनके लिए सही तरीका क्या है इन्वेस्ट करने का? क्या उनको एक ही चीज़ पे इन्वेस्ट करना चाहिए या उनको डाइवर्सिफाई करना चाहिए? अगर डाइवर्सिफाई करना चाहिए तो कहाँ पर, कैसे? यार बिजनेस वाले सबसे पहले तो ब्याज से पैसा जोड़ते हैं कि भाई मेरा 12% तो ब्याज लगता है, 12% के ऊपर से मेरे को स्टार्ट होती है कैलकुलेशन रिटर्न्स की। तो यहाँ पे आपके लिए 3-4 ऑप्शंस आते हैं। पहला आता है गोल्ड, सेकंड आता है इक्विटी, थर्ड आता है आईपीओ इन्वेस्टिंग, जो काफ़ी लोग मिस करते हैं। आईपीओ इन्वेस्टिंग में क्या है, आज के दिन काफ़ी सारी बैंक्स आपको ये अलाउ करती है कि आप उनकी एफडी में पैसा रखो, आप आईपीओ की एप्लीकेशंस लगाओ। जब आईपीओ की एप्लीकेशन में अलॉटमेंट मिला तो वो सीधा आपको इतना अमाउंट कट जाएगा, उसका आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा और बाकी पैसे पे आपको एफडी का इंटरेस्ट मिलता रहेगा। दिस इज अ सुपर्ब फैसिलिटी जहाँ पे आपको 7-8% एफडी का तो मिलता ही है। प्लस एट द सेम टाइम आईपीओ इन्वेस्टिंग से अच्छे समय पे, जैसे अभी आईपीओ के बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं, बहुत अच्छा समय चल रहा है आईपीओ के लिए, तो अच्छे समय पे महीने का 2-2.5% का एडिशनल भी मिल जाता है। मतलब आप साल में ओवरऑल मान सकते हो कि अगर मुझे 12% भी आईपीओ इन्वेस्टिंग से मिला और 7% यहाँ से मिल रहा है, तो 17-18% कंपेरेटिवली लो रिस्क मैनेज करते हुए काफ़ी सारे बिजनेस हाउसेस ये काम कर रहे हैं, इवन हम भी करते हैं। बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, जितना मैं समझता हूँ कि हर 2 साल में आपका बिजनेस बदलेगा। आप ये समझ रहे हो कि आज के दिन मेरा सब कुछ ये एक पर्टिकुलर बिजनेस चल रहा है, वो चेंज हो जाएगा हर 2 साल में। हर 2-3 साल में आपको इवॉल्व करना पड़ेगा। मेरी बात करोगे, मेरा तो हर 2 साल में इवोल्यूशन होता ही है। जब नहीं होता है, आप भी जानते हो हमारी ऑनलाइन वाली फील्ड इतनी डिफिकल्ट है कि अगर आप इवॉल्व नहीं हो रहे तो आप पुराने हो गए, आप इररिलेवेंट हो गए और आगे बढ़ गई जनता। और जो मेरी आज जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट इनकम है, जहां से मेरी मैक्सिमम इनकम आ रही है, वो 3 साल पहले जीरो थी, वो थी नहीं। और जो 3 साल पहले मेरे को लगता था इससे तो मेरा घर चलेगा, वो आज बिल्कुल जीरो की तरफ है। सो ये बदलता रहेगा, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इन्वेस्टिंग के तो ये 3-4 ही ऑप्शन आते हैं आपके पास। SIFs और AIFs आता है। AIFs थोड़ा सा फैंसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, 1 करोड़ की एप्लीकेशन लगती है, पर वहाँ पे टैक्सेशन मुझे कम पसंद आता है, उसकी वजह से मुझे AIFs अभी थोड़े से कम है। कुछ लोग AIFs को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे आप स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। कैटेगरी 3 AIFs में काफ़ी इंटरेस्ट आता है, पर सोच समझ के करिएगा। परफेक्ट सर। बहुत लोगों का सपना होता है 100 करोड़ का अमाउंट टच करने का। क्या स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से 100 करोड़ पहुंचना सच में पॉसिबल है? सर 100 करोड़ क्या मतलब, आज के दिन वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी कौन?
वॉरेन बफेट तो खैर नहीं है, बट वो भी इलॉन मस्क है। इलॉन मस्क है। वो उसका किसकी वजह से? स्टॉक मार्केट की वजह से। उसके शेयर कंपनी में बढ़ रहे हैं, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। वॉरेन बफेट वर्ल्ड का नंबर 1 इन्वेस्टर, वॉरेन बफेट उनका बिकॉज ऑफ स्टॉक मार्केट चल रहा है। इंडियन वुमेन जो रिचेस्ट है यूएस में, कौन है? समोसा लेडी करके एक लेडी है। उनका क्यों है? बिकॉज वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, उनकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। इंडिया का रिचेस्ट आदमी कौन? अंबानी। क्यों? स्टॉक मार्केट से लिंक्ड है। एशिया का रिचेस्ट आदमी कौन? लेकिन सर ये सभी लोगों की तो कंपनीज है ना, वो कंपनीज का वैल्यूएशन हो रहा है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप अगर स्टॉक मार्केट से लिंक्ड रहोगे तो ही आप पैसा कमा के जाओगे। जो इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट आदमी है वो इसीलिए है बिकॉज वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। अब हमारे पास पैसा कमाने के 3 ऑप्शन आते हैं। पहला, मैं अपने प्रोफेशन में ब्रिलियंट हो जाऊं, बहुत अच्छी बात है। सेकंड, मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लूं और बिजनेस को इतना बड़ा बना लूं कि वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाए, बहुत बढ़िया बात है। तीसरा, जो ऑलरेडी बढ़िया बिजनेस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है उसका ओनर बन जाऊं। जब आप शेयर लेते हो तो आप शेयर को हिंदी करिए, शेयर मतलब हिस्सा। हमने किसी चीज का हिस्सा लिया, तो शेयर मार्केट मतलब आप एक ऐसा मार्केट है जहां पे किसी कंपनी का हिस्सा बाय कर रहे हो। तो आप में दम नहीं है रिलायंस बनाने का, पर आप रिलायंस के एक शेयर होल्डर बन सकते हो। आपने रिलायंस की भागीदारी में रिलायंस की ग्रोथ का पार्ट बन गए। ये कोई एडवाइस नहीं है, कोई टिप नहीं है। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, इट इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। बट फॉर एग्जाम्पल, मेरे को HDFC बैंक नहीं बनाने की हिम्मत, पर मैं HDFC बैंक के शेयर ले सकता हूँ। तो आपने हिस्सा ले लिया, आप वहां पे घुस गए जहां पे पैसा बन रहा है। ये रिच क्यों है? बिकॉज ऑफ स्टॉक मार्केट। तो आप अगर उन्हीं की कंपनी में एक हिस्सेदार बन जाते हो तो प्रोबेबली आप भी रिच बन सकते हो। अगर आप आज के दिन इंडिया के टॉप 100 रिचेस्ट पर्सन की बात करोगे, उसमें से 90% लोग होंगे या तो वो स्टॉक मार्केट से लिंक्ड होंगे, या फिर वो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर होंगे, या उनकी कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड होगी। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। अब अगर पैसा है यहाँ पे क्या है? पैसों की एक गंगा बह रही है, आपकी मर्जी पड़े वित्ता कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अंबानी आज के दिन उसके अंदर ही बैठा हुआ है भाई साहब कि मैं इस गंगा को छोड़ के नहीं जाऊंगा। आप में इतनी हिम्मत नहीं है क्योंकि बहाव तेज है, बहाव तेज में आप बह भी सकते हो। आपको लगता है कि यार मैं तो मेरी बाल्टी लिया, एक पानी निकाला और मैं नहा लिया, आप भी खुश हो जाओगे। आपको लगता है नहीं मैं तो ऐसे बूंद बूंद डाल दूंगा, आपको बूंद मिल जाएगा। आपकी इच्छा होती है कि यार यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सपोर्ट ले लिया, सपोर्ट के आजू बाजू में नहा लूंगा, पकड़ पकड़ के आप नहा सकते हो। तो ये पैसों की गंगा बह रही है। अब आपको कितना पैसा निकालना है, ये आपके कैलिबर पे, आपके स्किल पे, आपके डेवलपमेंट पे, आपके पैशन पे, आपकी हार्डवर्क पे, आपकी इच्छा पे डिपेंड करेगा। सबसे पहला तो आपको लगता है कि इंडिया में लोगों को पैसे कमाने की इच्छा है ही नहीं भाई साहब। ये मिथ है सबसे बड़ा कि इंडिया में लोग पैसा कमाना चाहते हैं। अगर इंडिया में लोग पैसा कमाना चाहते होते तो वो कमा चुके होते। पैसा कमाने का सबका ड्रीम है, सोच है कि काश पैसा आ जाए, गोल नहीं है। सोच ये है कि भैया मैं अंबानी बन जाऊं, मैं अडानी बन जाऊं, या मेरे पास 100 करोड़ आ जाए, पर मेरा गोल नहीं है। सोच में और गोल में बहुत डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है? अगर आपकी सोच है 100 करोड़ की, आपको 10 करोड़ मिलेगा, आप खुश हो गए, आप भाग गए, आप गेम से भाग गए, आप रेस से भाग गए। अगर आपका गोल है 100 करोड़ का, तो 10 करोड़ के बाद अगर वो पैसा इन्वेस्टेड है और वो 5 करोड़ भी होगा तब भी आप इन्वेस्टेड रहोगे, क्योंकि आपका गोल 100 करोड़ का है। गोल बहुत कम लोगों का होता है इंडिया में पैसा कमाने का। अगर आपका गोल है, आप मेहनत करोगे तो इवेंचुअली आप पैसा कमा के जाओगे। हो सकता है आज ना कमा पाओ, इवेंचुअली कमा के जाओगे। अमेजिंग सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बता दी कि लोग गोल नहीं रखते हैं और बीच में से जब भी सोचते बड़ा है तो बीच में से ही छोड़ के आप चले जाओगे। ये आई एम वेरी श्योर आपने इतने लोगों को कंसल्ट किया, इतने लोगों के साथ बात की, वहाँ के एक्सपीरियंस से आपको पता चली रहेगी 100%। ऐसी और क्या क्या मिस्टेक्स है जो आम लोग करते हैं, जो शायद हम जो देख रहे हैं वो ये मिस्टेक्स को रिपीट ना करें और बच जाए, जिससे हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी और तेज़ी से आगे बढ़ सके। सर, एक तो मिस्टेक जो हमारी बात भी हो रही थी अभी ऑफ कैमरा, कि भाई हमें रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन ही सेट नहीं होती। मतलब कोई बात करता है कि महीने का 10%, कोई बात करता है डेली का 10%। कई टेलीग्राम चैनल है जो डेली का 10% निकालते हैं। अभी तो यूट्यूब का एक वीडियो आया 25%, वो मंथली 25% आया, सबको कैलकुलेट करते हैं। अगर आप 1 रुपया से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करा है, डेली का 10%, कई टेलीग्राम चैनल बोलते हैं हमारे यहाँ पे आओ 5,000 रुपये लेके आओ, 500 रुपये दिन के लेके जाओ, तो आपको दिन का 10% मिल रहा है, सिर्फ दिन का 10% मिल रहा है। साल में आपके पास कितने ट्रेडिंग सेशंस हुए? 250 के आसपास, बाकी दिन छुट्टियां आ गई। अगर आपने 1 रुपये से स्टार्ट किया है, डेली का 10% आप कमा रहे हो और 250 दिन है आपके पास, एट द एंड ऑफ 250 दिन आपके पास कितना पैसा होगा? 1 रुपये का कितना बन सकता है? कितना होगा? 1 लाख? सिर्फ 1 रुपया है मेरे पास, 2200 करोड़ रुपीस बनता है 1 रुपया। अगर आप 1 रुपये पे 10% एवरी डे कमा सकते हो आने वाले 250 दिन के लिए, डेली 10%। डेली 10%। अब बात करते हैं 25% पर मंथ की। अगर आपने वही 1 रुपये इन्वेस्ट किया है और आपको महीने का 25% मिल रहा है, तो उस 1 रुपये की वैल्यू 10 साल में क्या होगी?
₹1 बनेगा 10 लाख रुपए 25% मंथली इन्वेस्टमेंट से। नहीं पॉसिबल सर, कैसी बातें कर रहे हो। ₹1 10 लाख रुपया। अब आप सोचो कि अगर आपने ₹10 निवेश किए होते तो 1 करोड़, ₹100 इन्वेस्ट किए होते तो 10 करोड़, ₹1000 इन्वेस्ट किए होते तो 100 करोड़। ₹1000 इन्वेस्ट करो आप आज के दिन और मंथली 25% कमाओ, 100 करोड़ आपके 10 साल में हो जाएंगे। बट 25% मंथली कमाना के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो है सोना, सो के सपने लेना। उसके अलावा नहीं पॉसिबल है। अगर कोई कह रहा है, देखो अगर मेरे को मेरा माल बेचना है, मैं माल बेचने के लिए बोल सकता हूँ, 25 के 50 बोल दूँ, कुछ भी बोल दूँ, मैं कभी किसी का नाम नहीं लेता, कभी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ता, मेरे को किसी कंट्रोवर्सी में पढ़ना भी नहीं है, ना मैं उसका पार्ट हूँ। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि सपने ऐसे देखो जो अचीवेबल हो। आप बोल सकते हो कि नहीं भाई साहब 25% आपके लिए अचीवेबल नहीं, मेरे पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है। मैं ये बोलता हूँ कि अगर 25% महीने कमाने की मशीन होती और टैलेंट अवेलेबल होता तो अंबानी हो गया, अडानी हो गया, HDFC बैंक हो गया, अपना बिजनेस क्यों करते? ये बिजनेस छोड़ते, सारा पैसा लेते, उस 25% महीने की कमाने की मशीन में डाल देते। 25% छोड़ो, 10% महीने कमाने की मशीन में डाल देते। अगर इंडिया की बिगेस्ट कंपनीज और हाईएस्ट ग्रोथ वाली कंपनीज भी, अगर हम बिगेस्ट कंपनीज की बात करें तो वो साल के 15-16% कमाते हैं। 15-16% की ROE से काम करते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी के। अगर उसकी इक्विटी हमने निवेश किया तो हमें कितना मिल रहा है? 15-16। अगर हमने रिस्क की स्मॉल कैप्स की बात करें तो उनके 40-45% तक भी ROE पहुंच जाता है। आप एक बार को बात करो कि भाई मैं बहुत टैलेंटेड हूं, मेरा कैपिटल बहुत छोटा है, इसलिए मैं साल के 50% कमा सकता हूं, 40% कमा सकता हूं, मैं कहूंगा चलो फिर भी शायद पॉसिबल होगा। मैं कह रहा हूं वो भी लॉन्ग टर्म में पॉसिबल नहीं है। आपके पास, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको साल में डबल करने का पैसा मौका नहीं मिलेगा, मिलेगा, पर वो होगा कोविड जैसा मौका, वो होगा 2008 सबप्राइम क्राइसिस जैसा मौका, वो होगा 1999 IT बबल जैसा मौका। तो उस समय मौका मिलेगा। उस मौके को कैप्चर करने के 4 तरीके होते हैं, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला तरीका ये होगा, अगर आपको मार्केट के टॉप से 30% या फिर उसके ऊपर का करेक्शन मिल गया है, अभी मार्केट 10,000 पे चल रहा था, अभी 7,000 आ गया है, आने वाले 6 हफ्तों में स्प्रेड आउट करके आप अपना जो पैसा डेट में इधर उधर जहां भी पड़ा है सब हटाओ, इक्विटी में डाल दो। ये करने से आप पैसा कमाओगे, ये पास्ट हमें बताता है। सेकंड, अगर आपके सर्वाइवल पे बात आ गई है, अगर कोई एक ऐसी न्यूज आ गई है जिसके बाद लग रहा है कि दुनिया बर्बाद हो जाएगी, दुनिया खत्म होने वाली है, तो आप ये डाल के पैसा, सोच के पैसा डाल दो कि भैया दुनिया खत्म होगी तो कोई बात नहीं, बाय चांस रह गई तो मेरे साथ क्या होगा। ऐसे समय पे बहुत बुरा काम हो रखा होगा और ऐसे समय पे आप इन्वेस्ट कर दो, बहुत मजा आएगा। थर्ड सिचुएशन, अगर आपकी कंट्री की किसी कंट्री से वॉर हो जाए या फिर इंटरनेशनली टॉप 5 कंट्री की कोई वॉर हो जाए तो वर्ल्ड मार्केट क्रैश होगा। अगर ऐसी सिचुएशन आ गई है तो आप अपना पैसा लेके सारा का सारा इक्विटी में डाल दो। चौथा एंड आखिरी सिचुएशन, अगर आपकी SIP पिछले 5 साल की नेगेटिव हो चुकी है, 5 साल के रिटर्न जीरो नहीं, मैं नेगेटिव की बात कर रहा हूं, 5 साल का लमसम आपका नेगेटिव हो चुका है, उस समय इक्विटी में निवेश करने का सबसे अच्छा समय आ चुका है। ये 4 सिचुएशन ध्यान रखो। अगर ये 4 सिचुएशन मिल रही है, इस समय आप निवेश करोगे और आप बोल रहे हो कि अगले 2 साल 3 साल में मेरा पैसा डबल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी विल बी हाई कि हो जाएगा। अमेजिंग अमेजिंग। आज का सिचुएशन इंडिया के लिए क्या है? क्योंकि आज कहीं ना कहीं US, ट्रम्प, सारी चीज़ें हमारे पीछे पड़ी हुई है, हमें कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ कहीं कहीं जगह पर बैन्स लगा रहे हैं। आज भी मॉर्निंग में कुछ न्यूज़ आया था। तो आपके हिसाब से आज की तारीख में इंडिया में इन्वेस्ट करने में भलाई है या कहीं और US के स्टॉक्स वगैरह लेने में? सर देखो, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी देखिए, जो कंट्री एक डिकेड में बेस्ट परफॉर्म करती है वो आने वाले डिकेड में नहीं करती है। ये पिछले 60, 70, 80 साल का डेटा है। जैसे अगर आप 2000 से 2010 की बात करोगे तो इमर्जिंग इकोनॉमीज ने परफॉर्म किया था, डेवलप ने नहीं किया था। 2011 से 2020 डेवलप्ड इकोनॉमीज में परफॉर्म किया था, हमने नहीं किया था। इमर्जिंग मार्केट्स थोड़े खराब रहते हैं। ये डेकेड मेरे को लग रहा है कि इमर्जिंग इकोनॉमीज के रहने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। बट क्या इसका मतलब ये कि हमें इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोजर नहीं चाहिए, पर इंडेक्स वाइज एक्सपोजर चाहिए कि भाई मैंने S&P 500 देख लिया या फिर मैंने नास्डेक देख लिया और मेरा एक्सपोजर हो गया, आई एम सॉर्टेड फॉर लाइफ। इंडिया और ट्रम्प का ये मैटर है कि अब मार्केट ने ये मान लिया कि भाई ये कुछ भी करेगा। ट्रम्प साहब उठते हैं, उनको सपना आता है और वो काम कर देते हैं, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। बट वो चीज़ मार्केट डाइजेस्ट कर चुकी है। मार्केट में क्या करेक्शन नहीं हो सकता? आई थिंक एक ड्यू है, नेक्स्ट 1 साल में एक अच्छा करेक्शन ड्यू है 15-20% का, पर उसका कारण ट्रम्प होगा मुझे कम लगता है। कुछ ऐसा देखो, मार्केट एक न्यूज़ की वजह से 2 बार नहीं टूटता। ट्रम्प की न्यूज़ हमें आ चुकी है, कुछ ऐसा कारण होगा जो अभी हमें नहीं पता है। मार्केट की वैल्यूएशन हो सकती है, जैसे कि अभी मार्केट की वैल्यूएशन थोड़ी सी स्ट्रेस्ड आउट चल रही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आज आपको निकल जाना है सारा। क्योंकि अगर आप आज निकल गए और मार्केट अगले 6 महीने नहीं टूटा तो 6 महीने में इतना फोमो होगा कि सबसे टॉप में आपका ही निवेश होगा।
हमें ऐसे समय पे ये करना होता है, हमारे एसेट एलोकेशन को फॉलो करना होता है। अगर हमारा पैसा बहुत ज़्यादा स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्टेड है तो वहाँ से निकाल के हमने लार्ज कैप में डाल दिया, फ्लेक्सी कैप में डाल दिया, लार्ज कैप स्टॉक्स में डाल दिया। अगर आपको लगता है कि आपका इक्विटी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है तो थोड़ा पैसा निकाल के आपने गोल्ड में, डेट में डाल दिया। प्रॉपर एसेट एलोकेशन कर लीजिए, फिर मार्केट टूटेगा तो एवरी मंथ फिर आपको अपने एसेट एलोकेशन को रीएलोकेट करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन दी मार्केट सिचुएशन। पर दिवाली से पहले टूटेगा, दिवाली के बाद टूटेगा, ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी मार्केट ने बनाया है, बेस बना के बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है, पर आपको अपने रूल्स को, बेसिक्स को फॉलो करना है। सिंपल एज दैट। अमेजिंग। सर मैं थोड़ा सा स्ट्रेटेजीज और जानना चाहता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपका पर्टिकुलर एग्जांपल लेता हूँ। आपको अभी इतना एक्सपीरियंस है, इतना कनेक्ट्स आपके बन चुके हैं, इतने सोशल मीडिया पे हर जगह पर आपका पोर्टफोलियो इतना अच्छा ग्रोथ हो गया। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आज आपको क्या पता मेरा पोर्टफोलियो ग्रो हुआ नहीं हुआ? सर, मैं कभी किसी को नहीं दिखाता, एक्सपीरियंस मैं आपको कभी देख किसी को नहीं करके दिखाता। मैं हमेशा आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर आप पैसा कमा भी रहे हो ना, किसी को मत बताओ कभी भी, और पोर्टफोलियो कभी किसी को मत दिखाओ। लोगों को इल्यूजन में रहने दो। जैसे बीच में मेरे पे ये वो वेरीफाइड पीएनएल वाली बात आई थी, उसके सिर्फ उसकी वजह से मैंने मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ट्रेड करना स्टार्ट किया था। 3 साल 3.5 साल हो गए। मैंने कहा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर तुम्हें इतनी चुल है कि भैया तुम्हें देखना कि भाई प्रॉफिटेबल है नहीं है, मेरे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जाके देख लो, पर्सनल अकाउंट्स में कभी नहीं दिखाऊंगा, कभी नहीं बताऊंगा। अगर आप भी पैसा कमा रहे हो ना, पैसे को फ्लॉन्ट मत करो, पैसे को ज़्यादा बताओ मत, क्योंकि अगर आपने किसी को अपना पैसा बताया, सपोज मैं आया, मैंने आपको बताया कि मैं XYZ अमाउंट कमा रहा हूँ, अगर आप उससे कम कमा रहे होंगे तो आपको ईर्ष्या होगी, अगर आप उससे ज़्यादा कमा रहे होंगे तो जो मेरी वैल्यू है उसको आप इररिलेवेंट कर दोगे। दोनों ही सिचुएशन है वो मेरे लिए ठीक नहीं है। तो अपना पैसा जितना छुपा के रखो, हमारे दादाजी क्या बोलते थे कि भाई पैसा छुपा के रखो, वो बेटर है, ज़्यादा दिखाओ मत। दिखाओ इतना ही, अगर तुम प्राइवेट जेट ले सकते हो तो गाड़ी ले लो, तो उस हिसाब से चलेंगे तो बेटर रहेगा। पोर्टफोलियो के लिए मैं बहुत नया हूँ, मैं मार्केट में बहुत नया हूँ, मेरे को सिर्फ 10 साल का एक्सपीरियंस हुआ है लोगों का पैसा मैनेज करते हुए या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए। सो आई एम क्वाइट न्यू, बट येस मेरे पास ये पॉजिटिव एडवांटेज था कि मेरे पास पापा जी और दादाजी भी सेम फील्ड में थे, जिसकी वजह से मुझे उनका एक्सपीरियंस मिल पाया। वरना मैं आई एम वेरी न्यू। 10 साल में तो आदमी कुछ सीखते हैं बेसिक्स। करेक्ट। तो मैं जस्ट ये जानना चाहता हूँ सर, अभी आपके पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस आ चुका है, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल आज अगर सारी चीज़ें जीरो हो जाती और अगर आपके पास अगले 5 साल का टारगेट होता कि अगले 5 इयर्स में मुझे 100 करोड़ का पोर्टफोलियो वापस से बनाना है, नहीं बना पाता। क्या स्ट्रेटेजी? नहीं बना पाता, लेट्स बी फ्रैंक, नहीं बना पाता सर। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पैसे ना होना इज ओके, पर पैसे होने के बाद ना होना वो आदमी नहीं झेल पाता। मेरे पास पैसे है ही नहीं, मैं गरीब हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं बना लूंगा पैसा। बट मेरे पास अगर पैसा हो चुका है, मैंने सब कुछ खोया, और फिर वापस से आप कह रहे हो 100 करोड़ बनाना, भाई नहीं पॉसिबल 5 साल में। लेट्स बी प्रैक्टिकल। हो सकता है आप बोलते 10 करोड़, मैं कहता हाँ भाई कमा लूंगा। आप बोलते 15-20 करोड़, मैं कहता हाँ भाई कमा लूंगा। आप बोलते 50 करोड़, मैं कहता कमा लूंगा। 100 करोड़ नहीं पॉसिबल सर। ओके, 10 करोड़ या 15 करोड़ 10 करोड़ कमाने के लिए मैं मेरे कोर स्किल पे काम करता और कोर स्किल पे फोकस करता। मेरा स्किल क्या है? मेरा स्किल है सोशल मीडिया पे काम करना। मेरे को सोशल मीडिया पे अवेयरनेस देना पसंद है। सेकंड, मेरा स्किल है कि मैं लोगों के लिए फंड्स मैनेज कर सकता हूँ। तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, रादर हम मैनेज नहीं करते, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन PMS AIF डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो उस पर फोकस करता। मैं अपने बेसिक्स पे चले जाता, मैं नॉइजेस को हटा देता। अगले 6 महीने में मेरे सोशल मीडिया पे काम का ही बात दिखती है आपको। मैं कहीं घूमने नहीं जाता, कभी वेकेशन नहीं होती, कभी फ्रेंड्स के साथ नहीं बैठता। 6 महीने साल भर मैं अपने आप चुपचाप सबसे कट ऑफ करके अपनी मेहनत करता। और हाँ, 5 साल में 30, 40, 50 करोड़ तक हम बिल्कुल पहुंच जाते हैं। अमेजिंग सर। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी ने अपना पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करके 1 करोड़ 1.5 करोड़ तक, बट वो इसलिए पहुंच जाते हैं बाय द वे, बिकॉज मेरे पास वो स्किल्स है। मार्क माय वर्ड्स, ऐसा नहीं कि मैं अनस्किल्ड आदमी और मैं कह रहा हूँ कि मैं पहुंच गया। मेरे पास वो स्किल है, मुझे पता है कि कैसे कमाया हुआ है और कैसे सोशल मीडिया काम करता है। मेरे पास चैनल्स है, सपोज चैनल्स आज जुड़ जाए तो मेरे को पता है कि उसको ग्रो कैसे करते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होती है। सॉरी आई कट यू डाउन, वरना लोग कहे कि 30 करोड़ कमा लेगा 5 साल में, कैसे कमाएगा? इसलिए क्योंकि मेरे पास वो स्किल सेट है। करेक्ट। मैं बेसिकली कोर प्रिंसिपल जानना चाहता हूँ। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा वेल्थ को मुझे मल्टीप्लाई करना है, या जो भी मेरे पास अमाउंट है, करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपये मेरा पोर्टफोलियो बन गया है, अगर उसे मल्टीप्लाई करना है तो क्या क्या कोर प्रिंसिपल्स होंगे जिस पे मुझे फोकस करना चाहिए, जिसको मैं कंसिस्टेंटली रखूँ? और सर, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए तो आपको पता है वो प्रिंसिपल्स। अगर आपके पास 10 लाख रुपए तो हाँ, आपको वो प्रिंसिपल्स की रिक्वायरमेंट है। तो मुझे 3-4 चीज़ें बताता हूँ आपको मेन, जो आपके लिए शायद यूजफुल हो सकती है। पहला, कि आपको अपने नॉइजेस जितनी भी अराउंड है उनको एलिमिनेट करना है। आप पैसा लूज करते हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी आपको पैसा लूज नहीं करना है। रूल नंबर 1 ये होता है कि आपको पैसा लूज नहीं करना है। रूल नंबर 2 होता है कि रूल नंबर 1 नहीं भूलना है। क्योंकि अभी आप जब आपके पास 10 लाख रुपए, इस समय आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपका 10 लाख 3 लाख रुपए रह जाए, क्योंकि 3 लाख से वापस से 10 लाख पहुंचने में 3 गुना करना पड़ेगा पैसा।
अगर आपको 3 गुना करने की कैपेसिटी नहीं है तो उसको 70% डाउन भी मत होने दो। तो अपनी पैसे की सिक्योरिटी को फोकस में रखते हुए उसको ध्यान रखो कि पैसा लूज नहीं करना है। 10 लाख से 1 करोड़ की जर्नी सबसे डिफिकल्ट जर्नी होती है। रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम को नहीं छोड़ना है, इक्विटी को नहीं छोड़ना है, SIPs को नहीं छोड़ना है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का नहीं छोड़ना है। पहले 4-5 साल आपको पता भी नहीं चलेगा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है, पर जब 7 साल से आप जितना निवेश करोगे उतना आपका मंथली निवेश के जितना तो आपका डेली का पोर्टफोलियो अप डाउन हो जाएगा, तब आपको एक्चुअल मजा आएगा। तो उस चीज़ पे ध्यान रखना है कि एटलीस्ट 7 साल आपको देने हैं अपने पोर्टफोलियो को, थोड़ा सा टाइम दीजिए, रेगुलर इनकम्स के साथ करते रहिए। थर्ड, एक्सपेंडिचर्स करने हैं पर डेट ट्रैप में नहीं फंसना है। डेट ट्रैप कैसे? जैसे मेरे ऑफिस में ही एक मेरा सबसे पुराना सबसे प्यारा एम्प्लॉय है, वो सब फाइनेंशियल प्लानिंग के सारे रूल्स जानता है, बट क्रेडिट कार्ड का लोन ले लिया। कुछ मोबाइल ऐप्स आती है जो आपको दिखाती तो है कि कुछ नहीं लिया जाता, कुछ वो इंटरेस्ट नहीं ले रही, बट वो 40% महीने का इंटरेस्ट ले लेती है। कुछ भी इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो भाई साहब, क्या कर क्या रहे हो आप? 40% साल का इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, उधर नहीं कर सकते आप। तो आपको कभी भी डेट ट्रैप में, लोन्स में, दोस्तों को लोन देने में, अगर आप किसी दोस्त को लोन देते हो ना, अगर आप अभी बिल्कुल नए हो, यारी दोस्ती में दे दिया, फिर एक्सपेक्ट मत करो कि वापस आएगा। दोस्ती क्या होती है? आपने मुझसे मांगा, आपने मुझसे 10,000 रुपये मांगे, मेरे पास आज के दिन जेब में 10,000 पड़े और मैं आपको दे दूंगा, और कल मेरे को याद भी नहीं आएगा मैंने आपको दिया था, तो मैंने दे दिया, बात खत्म हो गई। करेक्ट। पर अगर मेरे पास टोटली 10,000 रुपये, आपने 10,000 मांगे, मैंने आपको 5,000 रुपये दे दिए, तो या तो हमारी दोस्ती रहेगी या फिर पैसा रहेगा। तो उधार देना, पर उस नियत से देना कि भाई ये मैं उधार नहीं दे रहा, मैंने बस दे दिया मेरे दोस्त को, बात खत्म हो गई। अगर आप उधार में रिलेटिव्स को, दोस्तों को डेट देते रहोगे, अपना पैसा उधार पे दोगे, तो आपका पैसा डिटोरिएट होगा, और स्टार्टिंग में आप ये डिटोरिएशन नहीं देख सकते। आपके जो दोस्त आपके साथ डेली शाम को बैठ के ड्राइव पे जाता होगा, डेली शाम को आपके साथ बैठ के मिलता होगा, वो आपसे मिलना बंद कर देगा अगर आपने उसको उधार दे दिया तो। अगर आपको किसी से रिलेशन खराब करना है कि यार ये बंदा मेरे को पसंद नहीं है बट फिर भी रिलेशन बहुत अच्छा है, उसको उधार दे दो, आपके रिलेशन अपने आप खराब हो जाएंगे, उनके फ़ोन आने बंद हो जाएंगे। तो उधार वाले में, डेट ट्रैप में, इसमें नहीं पड़ना है, मत पड़िए, बच के रहिए। गलत आदतें बोलना बहुत आसान होता है, पर हम पढ़ जाते हैं सब लोग ही कहीं ना कहीं, बट गलत आदतों पे कहाँ तक पढ़ना है उसकी रेस्ट्रिक्शन लगा दीजिए तो हो जाएगा काम। मैं नहीं कहता कि आप कभी भी ड्रिंक ही मत कीजिए, अगर आपका कोई है शौक, आपको करना है, आप करिए, बट उसकी लिमिट लगा दीजिए, क्योंकि एक गलत आदत आपके हेल्थ के साथ साथ वेल्थ बहुत डिस्ट्रॉय करती है। गलत आदत में आप गलत कमिटमेंट कर जाते हो, गलत आदत में आप गलत जगह फंस जाते हो। गलत, आज तक जितने आध्यात्म रूप से कांड हुए हैं वो सब या तो हम बहुत ज़्यादा खुश थे तब हुए, या फिर हम जब नशे में थे तब हुए, या फिर हम किसी चीज़ के नशे में थे तब हुए। फॉर एग्जाम्पल, राम जी वाला कब हुआ था? हम बहुत खुश थे, दशरथ जी ने दे दिया कि भाई तुम वरदान ले लो मेरे से, हम बहुत ज़्यादा एक्सेस खुश होके दे दिया। अब आप एक्सेस खुश कब होते हो? जब आप पार्टी शार्टी ज़्यादा वादा हो जाती है तो आप कुछ भी किसी को कमिट कर जाते हो। पांडव वाला कांड कब हुआ था? कि भाई वो नशे में थे जुए के, कि भाई मेरे को जुए के नशा था उनको। मैं नहीं कह रहा कि उनको और किसी का नशा था, जुए का नशा था। अब जुए के नशे में आदमी फंस गया, वो भी एक बहुत बड़ा है कि भैया मेरे को पत्ते चाहिए। जुए के नशे में भैया श्री कृष्ण नहीं बचा पाए तो आप और हम क्या बचेंगे सर? बाद में बचाया उन्होंने, बट जुए के नशे में उनको पता था ये गलत काम हो रहा है, तो आपको वो नशा रोकना है। अगर आपको करनी है गैम्बलिंग तो आप जाओ, 5,000 रुपये लेके जाओ और सीधा कसिनो में जाओ और बोलो कि भाई मेरे को उड़ाना ही है, बात खत्म हो गई। स्टॉक मार्केट में कसिनो बना दिया तो आप फंसते चले जाओगे। तो ये थोड़े से बेसिक्स ध्यान रख लीजिए। अमेजिंग सर। अभी आपने बीच में बात किया पावर ऑफ कंपाउंडिंग। हाँ, बेसिक लेवल पे तो हम सभी को पता है, लेकिन मैंने अभी जस्ट आपके देखा, अम्बानी जी से मिल चुके हो, इवन लाइक ना आपके नेटवर्क में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, ये लोग कंपाउंडिंग के इफेक्ट को किस तरीके से अलग तरीके से जानते हैं? सर ये लोग कंपाउंडिंग से आगे निकल चुके हैं सर, इनको चाहिए नहीं। अगर मेरे पास इतना, अगर आपके पास आज के दिन 100 करोड़ के ऊपर है तो कंपाउंडिंग आप अपने आप कर लोगे, आपको सब पता है, सब कुछ हो गया। तो 100 करोड़ के ऊपर वालों की बात ही करनी वेस्ट है हमारे लिए, कि हम ये समझें कि हम 100 करोड़ के ऊपर वाले की बात करके समझेंगे, उनसे सीखेंगे। उनके लिए आज के दिन कैपिटल प्रिजर्वेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन कैपिटल ग्रोथ। हमारे लिए आज के दिन कैपिटल ग्रोथ इज मोर इंपॉर्टेंट देन कैपिटल प्रिजर्वेशन, क्योंकि वो प्रिजर्वेशन ग्रोथ वाली जगह से जा चुके हैं। अगर उनको कोई ऐसी जगह पे निवेश करा जाता है जहाँ पे 10% नहीं मिल रहा तो दे आर वेरी हैप्पी कि भाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। वो बिजनेस रिस्क लेते हैं पर इन्वेस्टमेंट रिस्क ज़्यादा लेना पसंद नहीं करते। तो वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो कैपिटल का, वो माइंडसेट का, वो ग्रोथ का, वो परसिवेंस का सब कुछ फ़र्क आ गया है। मैं डिफरेंस जानना चाहता हूँ, वो लोगों की क्या क्या ऐसी सोच रहती है, मेंटेलिटी रहती है जो आम आदमी से अलग है? सर मेरे हिसाब से सबसे मेन डिफरेंशिएशन बिटवीन अ सक्सेसफुल एंड एन अनसक्सेसफुल पर्सन इज हंगर टू ग्रो एंड हंगर टू हेल्प। दो इंपॉर्टेंट चीज़ है।
जैसे हंगर टू ग्रो मतलब आपको रेगुलर लर्निंग करनी पड़ेगी। क्या आप डेली बुक्स पढ़ते हो? 90% नहीं पढ़ते। क्या आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आर्टिकल्स पढ़ते हो, कोई अच्छी पॉडकास्ट सुनते हो, कोई अच्छे कन्वर्सेशन सुनते हो, कहीं से मोटिवेशन लेते हो, कहीं से डिमोटिवेशन लेते हो, कहीं से बात सुनते हो, कहीं से आपकी फील्ड का जो एक्सपर्ट है उसके साथ बैठते हो, जो फील्ड के राजा बादशाह लोग हैं उनके साथ बैठ के क्या सुनते हो? नॉलेज अपग्रेडेशन करते हो नहीं करते, इस पर डिपेंड करता है कि आप ग्रोथ करोगे नहीं करोगे। सेकेंड, आप लोगों की मदद करने के लिए रेडी हो या नहीं हो, उस पर डिपेंड करेगा। मतलब हम सब चाहते हैं कि लोग हमें हेल्प करें, पर हम किसी की हेल्प ना करें तो आप कभी नेटवर्क ही नहीं कर पाओगे। मतलब मैंने पर्सनली, मैं बहुत नया हूँ इस फील्ड में, मैं बहुत नया हूँ नेटवर्किंग में, पर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैंने किसी की मदद करी है तो मैं उसको, मेरे को भी याद नहीं होगा कि मैंने किसकी मदद करी, बट अगर आपकी मदद करने की हैबिट है तो यू विल बी गुड नेटवर्कर, यू विल बी गुड विद पीपल। लोग आपको याद करेंगे, लोग पीछे से भी आपकी अच्छी बात करेंगे। सो स्टार्ट हेल्पिंग आउट पीपल। लोगों की हेल्प करो, लोगों की मदद करो, लोगों की जेन्युइनली उनकी प्रॉब्लम सुनने की कोशिश करो। और ये स्टार्ट होगा आपके घर से। आप अपने सबसे अपनी वाइफ की खुश रखना स्टार्ट करो, वाइफ की मदद करना स्टार्ट करो, आपकी हस्बैंड की मदद करना स्टार्ट करो। वहां से स्टार्ट करते करते ये आप आगे जाओगे। सो स्किल टू हेल्प इज अ रेयर स्किल। बहुत बहुत डिटेल बात बता दी। और शायद अगर मैं व्यूअर होता, अभी ये पॉडकास्ट देखता होता ना, तो मैं सबसे पहले ये वीडियो को लाइक करता और कमेंट में लिखता कि ये भी हमारा सबसे काम बेस्ट है यार, लर्निंग। बोलना पड़ता है। देखो यार, आप करते नहीं हो वरना यार। नहीं, सच में। और मेरे को आप ना एक और चीज करना सर, आपको इस कंप्लीट कॉन्वर्सेशन की, मैं कह रहा हूँ कि 90% बात गलत थी। एक जो बात अच्छी लगी हो ना, आपकी जो एक लर्निंग हो, उसको कमेंट डालिएगा। और बाकी सब व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट है कि भाई साहब, अगर आपने कहीं कॉन्वर्सेशन बीच में सुनी है, छोड़ी है, तो एटलीस्ट कमेंट जरूर देख लेना, क्योंकि वहां पे आपको काफी सारी लर्निंग्स की समरी मिल जाएगी, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऑल्सो अगर आपको लगता है कि कोई पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट था, तो उसका टाइमलाइन डाल के नीचे टैग कर देना, ताकि एटलीस्ट वो पार्ट तो लोग देख ले। मैं भी देखो कई बार क्या होता है, जब वीडियो देखता हूँ तो नीचे टैग्स में दिखता है कि भाई ये सबसे अच्छी बात थी टाइमलाइन के साथ, तो वो जरूर देख लिया जाता है, तो वो जरूर डाल दीजिएगा आप लोग। थैंक यू सो मच। आप भी मदद करिए किसी की, भगवान आपकी मदद करेगा। गॉड विल बी काइंड टू यू। ट्रू, सो ट्रू। अमेजिंग। सर, आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पैसा या पीस ऑफ माइंड? क्यों? आज के दिन पैसा एनी डे, क्योंकि पीस ऑफ माइंड के लिए पूरी जिंदगी बची है सर। मेरे को लगता है कि मनी इज लाइक डेटॉल, इट किल्स 99.9% ऑफ योर प्रॉब्लम। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है पर आने के बाद, पैसा भगवान नहीं है पर इस दुनिया में भगवान से कम भी नहीं है। पैसा आपको वहाँ मदद करता है, वहाँ काम कर देता है जहाँ कुछ काम नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, कल मैं ट्रेन से आया मुंबई, ठीक है भाई साहब, मैं ट्रेन से आया, एंड ऑफ लेटली गॉड हैज़ बीन काइंड कि मैं यूजुअली फर्स्ट एसी ही ट्रैवल कर रहा हूँ, बट बिकॉज मेरा प्रोग्राम ही कल सुबह मिला, ऐसा फंस गया कि भाई मेरे को थर्ड एसी में आना पड़ा, और वो काफ़ी समय बाद आया थर्ड एसी, तो मेरे को बड़ा डिफरेंट माहौल लगा। और ना, मज़े की बात बताता हूँ सर, जो जनरल कंपार्टमेंट, फिर थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, डेस्टिनेशन सेम होती है, पर वो तीनों एक्सपीरियंस अलग होते हैं। जब आप एक बार वो थर्ड एसी से सेकंड एसी, सेकंड एसी से फर्स्ट एसी, फर्स्ट एसी से फ्लाइट, फ्लाइट से प्रोबेबली बिजनेस क्लास, बिजनेस क्लास से आप प्राइवेट जेट पे जाओगे ना, वो डिफरेंस ही अलग होता है। डेस्टिनेशन सेम होती है, बट वो फील, वो ऑरा, वो वाइब, वो लर्निंग, वो एक्सपीरियंस ही अलग होता है। मैं थर्ड एसी में था भाई साहब, मैं परेशान हो गया। अब मैंने कहा क्या करा जाए, मैंने टीटी को पकड़ा, मैंने कहा टीटी साहब मेरे को नहीं पता कैसे करोगे आप, मेरे को फर्स्ट एसी चाहिए। उन्होंने कहा नहीं हो सकता। हैप्पी गांधी जयंती। गांधी जी साले ऐसी जगह काम आते हैं जहाँ कोई काम नहीं आता। मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू गांधी जी सब जगह काम आते हैं। जब पैसा बोलता है साला सब सुनते हैं, पैसे की जबान नहीं होती पर सबसे जोर से आवाज़ पैसे की निकलती। मैंने कहा भैया मेरे को कोई दिक्कत नहीं है पैसे की, आपको जो लेना है ले लेना, मेरे को फर्स्ट एसी चाहिए। 5 मिनट के अंदर मैं फर्स्ट एसी में शिफ्ट हो गया था सर। 5 मिनट के अंदर फर्स्ट एसी में शिफ्ट हुआ था। वो कैसे हुआ मुझे भी नहीं पता। अपर बर्थ मिली थी, बट मैं 5 मिनट में इस फर्स्ट एसी में शिफ्ट, एंड माई वाइफ वाज लाइक कि हुआ कैसे। मैंने कहा गांधी जी। हम इसे एच जी बोलते हैं, एच जी पावर, हंसता गांधी पावर। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि थर्ड एसी में भी आना कोई दिक्कत नहीं थी, मैं आता। पर प्रोबेबली मेरे को पता था आज मेरा टाइट शेड्यूल है, मेरे को सुबह से मैं भाग रहा हूँ। अभी तक मैंने लंच भी नहीं किया भाई दी, मैंने ब्रेकफास्ट में इतना सा वो खाया पोहा और सिर्फ भाग रहा हूँ। तो आई एम रेडी टू हसल, आई एम रेडी टू वर्क हार्ड, बट आई एम नॉट रेडी टू पार्टीशन विथ मनी राइट नाउ। मेरे को चाहिए पैसा, मेरे को बहुत पसंद है, एंड आपको भी होना चाहिए, क्योंकि मनी इज माँ लक्ष्मी हमारे लिए। हमारे ट्रेडिशन में माँ लक्ष्मी बोला जाता है। जब तक आप माँ लक्ष्मी की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, उनकी कामना नहीं करोगे, उनको मन से नहीं चाहोगे, वो आपके पास आएगी। इसकी रेयरिटी बहुत ज़्यादा है। आप बोलोगे कि पैसा पाँव की धूल होती है, तो भैया आपके पास वो धूल आएगी भी नहीं। आपको पैसे की रिस्पेक्ट करनी है, आपको पैसे की इंपॉर्टेंस समझनी है, आपको अपनी फैमिली को समझानी है, आपको अपनी वाइफ को समझानी है, आपको अपने हस्बैंड को समझानी है, आपको अपने पापा को, दादाजी को, दादी जी को
सबको पता हो, उनको तो खैर पता है, बट सबके साथ पैसे की इंपॉर्टेंस समझना है। पीस ऑफ माइंड भी इंपॉर्टेंट होता है, सुकून इंपॉर्टेंट होता है, बट कुछ कहते हैं ना कि कुछ लोगों को कामयाबी में सुकून मिला और कुछ लोगों को सुकून में कामयाबी मिली। आप पे डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बहुत शानदार तरीके से आपने समझा दिया। दोनों चीज़ ज़रूरी है, पैसा भी, माइंडसेट भी। अगर हम माइंडसेट की बात करें तो माइंडसेट में मुझे थोड़ा और डिटेल में जानना है। एक लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है जो साल का 10 लाख रुपए कमा रहा है, और कोई एक ऐसा पर्सन है जो साल का 100 करोड़ रुपए कमा रहा है, या वट एवर अमाउंट, एक अच्छा खासा बिजनेस संभाल रहा है। दोनों के माइंडसेट में क्या डिफरेंस है? कैसे ये 10 लाख वाला बंदा 100 करोड़ का बन सकता है? क्या क्या चेंजेस उसे अपने माइंड में करने चाहिए? क्या प्रोसेस? एक लाइन में बताता हूँ सर इसका आंसर, और ये जर्नी को मैंने बहुत क्लोजली देखा है। 10 लाख वाला बंदा अपना टाइम बेच के पैसा कमा रहा है, 100 करोड़ वाला बंदा पैसा दे के अपना टाइम बचा रहा है। जो काम उसको डेलीगेट करने का है, ये मैंने 2018 में एक प्रोग्राम था वो अटेंड किया था। वहाँ पे मेरे को ये चीज़ समझ आई थी। मेरे को लगता था कि मेरे बिना मेरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगी, मेरे बिना कोई क्लाइंट नहीं आएगा, मेरे बिना कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, मेरे बिना कोई म्यूचुअल फंड की बात नहीं सुनेगा। वो मेरा मिथ था। मेरे को उस प्रोग्राम में समझाया गया, जयपुर में प्रोग्राम था, वहाँ पे राहुल मलोदी भाई मेरे पहली बार, वो भी उस प्रोग्राम में आए थे और हम दोनों वहीं पे पहली बार दोस्त बने थे बिफोर द यूट्यूब थिंग स्टार्टेड। तो मेरा और राहुल भाई का बहुत पुराना रिश्ता है। तो राहुल भाई और हम दोनों सेम प्रोग्राम में थे और हमें वहाँ पे एक बहुत अच्छे स्पीकर ने, बहुत लर्नेड आदमी ने समझाया, जो आपको लाइफ में लगता है कि आपका दिन का शेड्यूल है जिसको आप डेलीगेट कर सकते हो और उससे आपका बिजनेस बंद नहीं हो जाएगा, कम की बात नहीं है, बंद नहीं हो जाएगा, उस सब डेलीगेट कर दो। फिर देखो कि आपका टाइम कितना बचता है। मैंने कहा साला पूरा दिन ही बच रहा है। फिर तो जब पूरा दिन बच रहा है तो उस समय पे बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाओगे उस पर फोकस करो। सो यही बस माइंडसेट का डिफरेंस है। आप अगर 10 लाख कमा रहे हो तो आई एम वेरी श्योर आप कोई किसी के जॉब कर रहे हो जहाँ पे आपको टाइम का पंक्चुएशन है, टाइम दे रहे हो और पैसा मिल रहा है। प्रोफेशन है तो किसी की रिटर्न फाइल कर रहे हो, पैसा मिल रहा है, या किसी के लिए इंटीरियर कर रहे हो उसके लिए टाइम दे रहे हो, पैसा मिल रहा है। आप टाइम पे खेल रहे हो, करेक्ट, वहाँ पे आप पैसे पे खेल रहे हो। अमेजिंग अमेजिंग। आपने अभी एक मनी के बारे में मिथ बहुत अच्छी बता दी। ज़्यादातर इंडियंस के माइंड में ये होता है कि यार पैसे तो हाथ का मेल है, आ जाएगा कल चला जाएगा। ऐसे क्या क्या ऐसे माइंडसेट हैं इंडियंस में पर्टिकुलरली पैसे को लेके जो ब्लॉकेजेस होते हैं? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लग रहा है कि यार यही चीज़ है जिसकी वजह से इंडियंस रुक रहे हैं? यार मेरे हिसाब से इंडियंस बहुत अच्छा कर रहे हैं फॉर अ चेंज। मेरे को ऐसा लगता है कि आज के दिन इंडिया का यूथ जितना इक्विटीज़ में इन्वेस्ट किया है कि कभी नहीं किया। पिछले 5 साल में FIIs इंडिया में लॉस करके गए, इंडियंस कमा रहे हैं। मेरे हिसाब से इंडियंस की जो पैसे, यूथ की जो पैसे की अंडरस्टैंडिंग है वो मेरे से ज़्यादा है। अगर मैं 20 साल का अनंत वर्सेस आज के दिन 20 साल के बंदे को देखता हूँ तो आज के 20 साल के बंदे को ज़्यादा पता है मेरे पैसे के बारे में जितना मुझे पता था जब मैं 20 साल का था। करेक्ट। उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी पता है और उनको कमाने के तरीके भी पता है और वो मेरे से बहुत ज़्यादा अपडेटेड है। तो सबसे पहले मेरे को तो लगता है कि भाई आज की जनरेशन हमारी बहुत अच्छा कर रही है और किल कर रही है। मिस्टेक्स की बात करें तो सबसे पहली मिस्टेक सिंपल लैंग्वेज में ये है कि हमें कभी कभी पैसे कमाने के मल्टीपल सोर्सेज होने की इम्पोर्टेंस हम अंडरमाइन कर जाते हैं और जब एक सोर्स के पीछे भागते हैं तो दूसरे को बंद कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरी कोई रेगुलर काम से इनकम आ रही तो मैं वो काम की इनकम बंद करूंगा फिर बिजनेस स्टार्ट करता हूं। तो मेरे हिसाब से आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होने बहुत ज़रूरी है। मल्टीपल ऑप्शन पे आपको हाथ पांव मारने बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जो आपकी लाइफ बदल देगा। वो आपको भी नहीं पता आज के दिन की कौन सी चीज़ चलेगी। तो जब आप मल्टीपल ऑप्शंस में खेलोगे तब आपको आइडिया लग पाएगा। तो वो मल्टीपल ऑप्शंस एक्सप्लोर करते रहना। एवरी 2 years में आपको कुछ एक नई चीज़ एक्सप्लोर करनी है जहाँ से आपको पैसा आना स्टार्ट हो, चाहे वो 100 रुपये आ रहा हो, 1000 आ रहा हो, 50,000 आ रहा हो। हर 2 साल में एक नई चीज़ एक्सप्लोर करो। अब वो क्या होती है वो आपको ढूंढनी पड़ेगी। अमेजिंग अमेजिंग। सर एक पीस ऑफ एडवाइस जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहोगे कि अगर आप ये चीज़ कर लोगे तो आपका पैसा बनेगा ही बनेगा? सिर्फ सोचने से सपनों का जहाँ नहीं मिलता है, चलना भी पड़ता है मंजिल तक पहुँचने के लिए। सिर्फ सोचने से कंपाउंडिंग पैसा वेल्थ नहीं बनती है, इन्वेस्ट करना पड़ता है पैसे तक पहुँचने के लिए। तो सिर्फ बातें मत सुनो, सोचो मत, एक्शन भी ले लो। ग्रेट सर, इतना अच्छा एडवाइस और इससे ज़्यादा अच्छा एंड मैं तो इस आपसे पॉडकास्ट चाहूँगा का सर, मैं अब एंड से पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप एक ऐसी एडवाइस दो जो आपने अपनी पिछली 1.5 साल की ग्रोथ में समझी है, क्योंकि आपने ग्रोथ बहुत किल किया है, बहुत अच्छे से किया। आपके पीछे की फ्रेम बता रही है कि आपने कितना किल किया है। तो 1.5 साल में जो ग्रोथ आई है उसका कारण क्या है और वहाँ से एक लर्निंग।
देखो 1.5 साल में जो मेरा ग्रोथ आया है वहाँ पर एक कांस्टेंट लर्नर हूँ, ये मेरी सबसे बड़ी लर्निंग है। मतलब मैं कभी भी, जैसे आपने भी अपने पॉडकास्ट में हमारा भी डिस्कशन हुआ कि कभी भी वो सेटिस्फैक्ट्री हम नहीं रखते कि हाँ यार मैंने इतना इतना अचीव कर लिया, भाई कुछ अचीव नहीं किया। मैं लर्नर हूँ, मैं नई नई चीज़ें सीख रहा हूँ। आज किसी से भी मैं मिलता हूँ, हमेशा मैं वही चाहता हूँ कि भाई उससे क्या सीखने मिल सकता है। भले एक चीज़ भी सीखने मिली तो लाइक दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी। जबकि आज मैंने बहुत सारे लोगों में ये देखा हुआ है कि एक लेवल पे पहुंच जाने के बाद लाइक वो कहीं ना कहीं वो थोड़े स्टबन हो जाते हैं कि नहीं यार मुझे सब आता है। तो ऐसा नहीं है, ये एक हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि कांस्टेंट लर्नर रहो और आप नेटवर्क से नेटवर्क ग्रो करते रहो। मतलब जो हमने अभी तक किताब में पढ़ा रहता है कि योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ, वो मेरे लिए लाइक वो सच में रियल लाइफ में हुआ है कि मैंने अपने नेटवर्क को ही नेटवर्थ में कन्वर्ट किया है और आज लाइक मल्टीपल बिजनेसेस में संभाल रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन थिंग, या नेटवर्क की वजह से। सो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग। और आज से सालों पहले मैं वो सारी चीज़ें नहीं कर रहा था। मतलब पिछले 1.5-2 साल के पहले अगर आप देखो तो लाइक मुझे वही मेरे क्लोज नेटवर्क, वही मेरे कंपनी के लोग, वही मेरे लीडर्स, वही मेरे मैनेजर्स सब जानते थे, हम बाहर नहीं निकले थे। लेकिन अभी मैं बाहर निकला तो मुझे समझ रहा है, जैसे भी हमने बात किया था कि आज से 3 साल पहले जो मुझे इनकम दे रहा था, जो मेरा घर चला रहा था, आज शायद वो इतना अच्छा नहीं चला रहा है। लेकिन जिसको मैं कुछ नहीं समझ रहा था, जैसे सोशल मीडिया, आज से 1.5 साल पहले मेरे 250 फॉलोवर्स थे, मुझे मैं समझ ही नहीं रहा था कि यार इससे भी पैसे बन सकते हैं। लेकिन आज देखो उसी से इतना पैसा बन रहा है कि मेरी कंपनी मुझे जितना नहीं कमा के दे रही है उतना यहाँ से मैं अर्न कर पा रहा हूँ। सो ब्रिलियंट। इवॉल्व होते रहो, इंडस्ट्री को समझते रहो, मार्केट में क्या नया चल रहा है खुद को देखते रहो, खुद सीखते रहो और उसमें आगे बढ़ते रहो। अमेजिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने जो किया दैट इज़ मैंने अपनी टीम को बना लिया। अभी हमने बात की थी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी कि आप जो काम डेलीगेट कर सकते हो वो डेलीगेट कर दो। तो मेरी कंपनी में मैंने कुछ ऐसे लीडर्स बना लिए, कुछ मैनेजर्स बना लिए जिनको मैंने काम इतने अच्छे से डेलीगेट कर लिया। आज मैं भले अपनी कंपनी में नहीं हूँ फिर भी वो अच्छे से ग्रो भी कर रहे हैं और कंपनी को मेंटेन भी कर रहे हैं और ग्रो भी बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम वेरी हैप्पी कि लाइक वो टीम बिल्डिंग और कांस्टेंट लर्नर, ये एक दो और क्वेश्चन approach। पूछता हूँ, आप इतने सारे लोगों से मिले हो, फेवरेट आपको कौन है और क्यों? सबसे ज़्यादा मिलके किससे सीखने को मिला था? मुझे देखो हर किसी से सीखने मिलता है, एक ऐसे नाम कोई दो एक सर। एक फेवरेट तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि रिकॉर्ड्स चालू है और ऑब्वियसली आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अरे नहीं वो तो एक कवर piece अप of- कर रहे हो आप, मेरे को छोड़ दो। अभी तक आप नहीं। जिनसे मिले हो सबसे अच्छी लर्निंग किसने दी है? चलो नहीं, हर किसी ने दी है। देखो जैसे भी नहीं आपके नहीं, पॉडकास्ट से मुझे एक चीज़ सीखने मिली। एक हर किसी से मिला है सर। एक जो आपको आता है कि यार ये मेरा ड्रीम था, इनसे मिल लिया, मजा आ गया। आपसे मिल लिया, मुझे मज़ा आ गया क्योंकि आपके पॉडकास्ट में मुझे एक चीज़ सीखने मिल गई कि आपने जो जो किया है वो कवर करके रखो, किसी को बताओ मत। हाँ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग मुझे मिला जो आज बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। लाइक लोग अगर कुछ परसेंटेज अगर पोर्टफोलियो में बना भी लेंगे तो वो चिल्ला चिल्ला के वीडियोस पे आके बताने लगेंगे। ठीक तो है सर, सबका वो अपना अपना गेम है सर, सब अपनी अपनी लाइफ जी रहे हैं, सबका अपना अपना ट्रैक है, ठीक है। एवरीवन इज राइट इन Correct. देयर ओन पिक्चर। हर किसी से। अभी हमने मलोडिया सर से बात की तो उनके बारे में बात की, तो मलोडिया सर से जब भी मैं मिला था तो उनसे मुझे सीखने मिला था कि कंपनी में SOPs होनी चाहिए। इवन माइंडसेट पे वो बहुत अच्छा काम करते हैं। तो SOPs बहुत अच्छी बिल्ड करता है, SOPs प्रोसेसेस। एब्सोल्युटली। तो वो उनसे जब भी मैं मिला तभी मुझे वो सीखने मिला। बिंद्रा जी से जब भी मैं मिला था तभी उनके पास से मार्केटिंग की अलग अलग टेक्निक सीखने मिली थी, एक्सपांशन के मुझे टेक्निक्स सीखने मिले थे। तो हर किसी से मैं मिलता हूँ, एक चीज़ मैं उनसे उठा लेता हूँ कि यार ये चीज़ जो है वो उनकी एकदम Important यूनिक है। वैसा है। ब्रिलियंट। आई होप आप सभी को भी इस कॉन्वर्सेशन में मजा आया होगा। 100% भैया का काम है, लेकिन मैं करता हूँ कि नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आई होप आपको इस कॉन्वर्सेशन में मजा आया होगा। अपना फेवरेट पार्ट को नीचे पंच डाउन जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। और ये पॉडकास्ट मेरे लिए सबसे मेमोरेबल रहने वाला है क्योंकि ये पहला पॉडकास्ट है जिसमें एंडिंग मैंने नहीं दिया है, मेरे ड्रीम गेस्ट ने दिया है। चलो, सी यू वेरी सून। हैप्पी लर्निंग।